Hello everyone, welcome to Trending Exam Way to Success. Myself कोमल. As you know, हम आपके साथ लाए हैं समसामयिकी घटना चक्र की सीरीज और इस सीरीज में हम पॉलिटी को चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे. आपको पता है कि अभी तक हमने इस सीरीज़ में पॉलिटी के 20 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा 21st चैप्टर चल रहा है जिसका हम सेकंड पार्ट पार्लियामेंट में राज्यसभा के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. राज्यसभा का हमने एक फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और आज इस वीडियो में हम राज्यसभा का सेकंड पार्ट. पार्लियामेंट के इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आपने पढ़ा था कि पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं. फर्स्ट लोकसभा, सेकंड राज्यसभा और थर्ड प्रेसिडेंट. तो जो पार्लियामेंट का सेकंड पार्ट होता है राज्यसभा, जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है, इसकी जो कुल सदस्य संख्या होती है वह 250 निर्धारित की गई है. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31. इसके हम 30 क्वेश्चंस फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे 31st क्वेश्चन से. तो चलिए देखते हैं. निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है. यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो सिर्फ राज्यसभा को है, लोकसभा को नहीं है. ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना. ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने के लिए कार्यवाही करना. और ऑप्शन सी, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति करना. और ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है. जो नई अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, ऑल इंडियन सर्विसेज होती हैं, उनका सृजन करने के लिए जो सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाता है वह राज्यसभा के द्वारा ही लाया जाता है. तो इसका मतलब ये हुआ जो ऑल इंडियन सर्विसेज होती हैं उनके बारे में सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा. आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे. भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है, यानी कि ये अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है. इस अनुच्छेद के अनुसार आर्टिकल 312 के अनुसार राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं, जिनके अंतर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी आती है, ऑल इंडियन सर्विसेज जिसके अंडर में ऑल इंडियन जस्टिस सर्विस भी आती है, के लिए उपस्थित और मत देने वाले जो सदस्य होते हैं उनमें से 2/3 सदस्यों के समर्थन से संकल्प पारित कर दे तो संसद ऐसी सेवा या सेवाओं की स्थापना कर सकती है. इसमें ये बोला गया है कि आर्टिकल 312 में राज्यसभा को ये अधिकार दिया गया है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं के लिए संस्तुति ला सकती है. और अगर राज्यसभा अपने जितने भी उनके सदस्य हैं, जो प्रेजेंट सदस्य हैं वो, और जो वोट देने वाले सदस्य हैं वे सब सदस्य 2/3 बहुमत से अगर 2/3 बहुमत से अगर एक संकल्प पारित कर दे कि उन्हें ऐसी नई अखिल भारतीय सेवाएं लानी है, तो संसद ऐसी सेवा ला सकती है या फिर ऐसी सेवा या सेवाओं की, एक से ज़्यादा सेवाओं की भी स्थापना कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 32. यहाँ पर भी आपसे ये पूछा गया है कि राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है. ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सी ऐसी शक्ति है जो सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है. ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना. ऑप्शन बी, आकस्मिक रिक्ति में भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करना. ऑप्शन सी, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति करना. और ऑप्शन डी, अपने सभापति को अपदस्थ करना. तो जैसा आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना ये एक ऐसा एकांतिक शक्ति है जो सिर्फ राज्यसभा को प्राप्त है, लोकसभा को प्राप्त नहीं है. आर्टिकल 312 में राज्यसभा को ये अधिकार दिया गया है कि वह अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ. राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं. यहाँ पर आपको सिमिलैरिटीज़ बतानी है कि राज्यसभा की और लोकसभा की कौन सी शक्तियाँ एक समान हैं. ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठित करने के विषय में. ऑप्शन बी, संविधान में संशोधन करने के विषय में. ऑप्शन सी, सरकार को हटाने के विषय में. और ऑप्शन डी,
कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। संविधान में संशोधन करने के विषय में जो राज्यसभा की शक्तियाँ हैं और जो लोकसभा की शक्तियाँ हैं वो दोनों समान हैं। तो चलिए आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां संविधान में संशोधन करने के विषय में हैं। यानी कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो इसके लिए प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में, दोनों में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक चाहे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, परंतु उसे दोनों सदनों से पृथक पृथक पारित होना अनिवार्य होता है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आपको संविधान संशोधन के लिए कोई विधेयक लाना है, कोई बिल लाना है, तो वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित करवाना आवश्यक होता है। अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक है जो लोकसभा ने पारित कर दिया लेकिन राज्यसभा ने पारित नहीं किया, तो वह नील हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यहाँ पर बोला गया है कि दोनों को अलग अलग पारित करना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में जो आर्टिकल 312 में है, राज्यसभा को आत्यंतिक शक्ति प्राप्त है। यानी कि ये शक्ति सिर्फ राज्यसभा को है कि नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित की जा सके, सिर्फ राज्यसभा को है, लोकसभा को नहीं है। और सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा को ही शक्तियाँ प्राप्त है। अगर सरकार को हटाना है तो इस बारे में जो शक्तियाँ हैं वह सिर्फ लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में भी लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। जो कटौती प्रस्ताव होता है उसके बारे में भी लोकसभा को ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं और राज्यसभा को कम। तो सिर्फ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो है संविधान में संशोधन करना, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां एक समान हैं। क्वेश्चन नंबर 34, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? जो गवर्नमेंट होती है अगर राज्यसभा के अंदर हार जाए तो क्या होता है? तो ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देता है। ऑप्शन बी, संसद भंग हो जाती है। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, उपयुक्त में से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो सरकार होती है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वह राज्यसभा में पराजित हो या ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे देते हैं। इसमें बोला गया है कि अगर प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं, जब जो लोकसभा होती है वह अपना बहुमत खो देती है, तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं और संसद भंग हो जाती है। संसद भंग नहीं होती, बल्कि संसद का जो एक पार्ट होता है लोकसभा, वह भंग की जाती है, क्योंकि संसद जो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। तो राज्यसभा तो आपका परमानेंट हाउस है, इसलिए कभी भी संसद भंग नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा भंग होती है और राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। अगर किसी राष्ट्र में जब संविधान फेल हो जाता है, कानून फेल हो जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, वैसे नहीं लागू किया जाता। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है वो ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से तीनों में से कुछ भी नहीं होता। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए, हार जाए, तो सरकार के ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आर्टिकल 75 क्लोज 3 में बताया गया है कि जो सरकार होती है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, उसका राज्यसभा पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की फोर्थ अनुसूची के सही वर्णित करता है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट चौथी अनुसूची के बारे में सही है। ऑप्शन ए, इसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण सूचीबद्ध है। ऑप्शन बी, इसमें संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं। ऑप्शन सी, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। और ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। जो आपकी चौथी अनुसूची है, भारतीय संविधान की जो चौथी अनुसूची है, उसके अंदर राज्यसभा में किस स्टेट को कितनी सीटें दी जाएंगी जनसंख्या के आधार पर इसका विवरण होता है।
तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों के लिए अलग अलग स्थानों का आवंटन है, यानी कि हर एक राज्य को उनकी जनसंख्या के आधार पर कितनी सीटें राज्यसभा में दी जाएंगी, इस सब के बारे में बताया गया होता है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण 7वीं अनुसूची में है। जो हमारे 7वीं अनुसूची है उसके अंदर है संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण, कि संघ को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं और राज्य को कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। और भाषाएं जो हैं वह 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं। और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित 5वीं और 6ठी अनुसूची है। 5वीं और 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आपके 35 क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्हें एक समान राज्यसभा में सीटें प्राप्त हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु। तो यहाँ पर जिस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को एक समान सीटें प्राप्त थी पहले, लेकिन क्योंकि अब आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया है, आंध्र प्रदेश में से एक अलग राज्य बनाया गया है काटकर तेलंगाना, इसलिए इनकी सीटें अब अलग अलग हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। प्रश्न काल में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में एक समान प्रतिनिधित्व प्राप्त था, यानी कि जिस ईयर में ये क्वेश्चन बना था उस टाइम पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को राज्यसभा में एक समान सीटें प्राप्त थी। लेकिन अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद में आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया है, बंटवारा हो गया है, जिसमें आंध्र प्रदेश में राज्यसभा को 11 सीटें प्राप्त हैं और आंध्र प्रदेश से काटकर एक नया राज्य बनाया गया तेलंगाना, जिसे राज्यसभा में 7 सीटें प्राप्त हैं, जबकि तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। और इसी प्रकार जो हमारा महाराष्ट्र है उसे 19 सीटें प्राप्त हैं राज्यसभा में। गुजरात को 11 सीटें, राजस्थान को 10 सीटें प्राप्त हैं राज्यसभा में। और वर्तमान में राज्यसभा में एक समान प्रतिनिधित्व वाले राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्रों, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के जो समूह हैं वो इस प्रकार है, जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों को 11-11 सीटें प्राप्त हैं। ओडिशा और राजस्थान को 10-10 सीटें प्राप्त हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल को 16-16 सीटें, छत्तीसगढ़ और हरियाणा को 5 सीटें, पंजाब, असम और तेलंगाना को 7-7 सीटें प्राप्त हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और एनसीटी दिल्ली, इन्हें 3-3 सीटें मिली हुई हैं। और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और पुडुचेरी, इन्हें हर एक स्टेट को एक एक सीट मिली हुई है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली बताया गया है कि किस राज्य को कितनी सीटें राज्यसभा में मिली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किस राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जिनकी राज्यसभा की सीटें मिलाने पर उत्तर प्रदेश के बराबर होती हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन सी बिहार और गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के चारों इनकरेक्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भी बंटवारा हो गया है, इसलिए जो उत्तर प्रदेश की पहले सीटें थी अब उतनी नहीं हैं, अब उसकी सीटें कम हो गई हैं। तो किस राज्य को कितनी सीटें मिली गई हैं उसकी हमारे पास लिस्ट है, तो चलिए चेक करते हैं। दिए गए राज्यों में राज्यसभा की सीटें इस प्रकार है। यहाँ पर आपको स्टेट्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको सीट के नंबर दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश को 11 सीटें मिली हैं जो पहले आपकी 18 थी। मध्य प्रदेश को 11 सीटें मिली हैं जो पहले 16 थी। तमिलनाडु के लिए 18 सीटें हैं, बिहार के लिए 16 सीटें, गुजरात को 11 सीटें, महाराष्ट्र को 19 सीटें और उत्तर प्रदेश जिसे 31 सीटें मिली हुई हैं लेकिन पहले उसकी सीटें थी 34। पश्चिम बंगाल को 16 सीटें और कर्नाटका को मिली हैं 12 सीटें। तो यहाँ पर आपको बताया गया है अच्छे से कि किस राज्य को कितनी सीटें प्राप्त हैं। आगे इसकी और एक्सप्लेनेशन है, उसे देखते हैं।
इस प्रकार उत्तर प्रदेश की जो 14 सीटें हैं उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश राज्यसभा में सीटों की संख्या अब 31 है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि पहले उत्तर प्रदेश की सीटें राज्यसभा में 34 थी, लेकिन अब उत्तराखंड बन जाने के कारण उत्तर प्रदेश की सीटें 34 से घटकर 31 हो गई हैं। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन जाने से सीटों की संख्या यहाँ घटकर 16 से 11 रह गई है। पहले मध्य प्रदेश की 16 सीटें थी, लेकिन मध्य प्रदेश से काटकर अब छत्तीसगढ़ बन गया है, तो इसलिए वहाँ की सीटें 16 से घटकर 11 हो गई हैं। बिहार की सीटें पहले 22 थी, लेकिन बिहार को काटकर झारखंड बनाया गया, उसकी वजह से उसकी सीटें 16 रह गई हैं। तेलंगाना बनने के बाद में आंध्र प्रदेश में अब 11 सीटें हैं और तेलंगाना की सीटें 7 हैं। क्योंकि यह क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है ये 2000 का क्वेश्चन था, इसलिए उस टाइम के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें थी वो 34 थी, जो तत्कालीन आंध्र प्रदेश 18 और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व की स्थिति के अनुसार 16 सीटों के योग के बराबर थी। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2000 के अकॉर्डिंग जब उत्तर प्रदेश को 34 सीटें प्राप्त थी तो वह उन दो राज्यों के बराबर थी जो उस टाइम में आंध्र प्रदेश की 18 सीटें और मध्य प्रदेश की 16 सीटें बनाकर मिलती थी, लेकिन अब सभी के सभी चेंज हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको स्टेट्स और उनकी राज्यसभा में कितनी सदस्य संख्या है उनके बारे में दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है, इनकरेक्ट मैच कौन सा है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को 16 सीटें, ऑप्शन बी महाराष्ट्र को 19 सीटें, ऑप्शन सी तमिलनाडु को 18 सीटें और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल को 16 सीटें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, मतलब इस ए इनकरेक्ट है, मध्य प्रदेश को 16 सीटें नहीं मिली हुई हैं। तो यहाँ पर आपका जो इनकरेक्टली मैच है वह है ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश की जो 16 सीटें बताई गई हैं वो प्रीवियस सीटें हैं, लेकिन अब प्रेजेंट में मध्य प्रदेश की टोटल 11 सीटें हैं। मध्य प्रदेश को राज्यसभा में 11 सीटें मिली हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 और सूची 2 से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको लिस्ट 1 में स्टेट्स दिए गए हैं और लिस्ट 2 में सीट्स की नंबर दी गई हैं राज्यसभा में। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। आंध्र प्रदेश की 18 सीटें, महाराष्ट्र की 19 सीटें, कर्नाटका की 12 सीटें और पश्चिम बंगाल की 16 सीटें। तो जो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों के चारों इनकरेक्ट हैं। अगर आप इन ऑप्शंस को, जो ये डेटा दिया गया है, इनमें के अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि जो आंध्र प्रदेश है जिसकी 18 सीटें बताई गई हैं, ये इनकी प्रीवियस सीटें हैं। जो अभी प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश की सीटें हैं वो हैं 11। बाकी जितना भी डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट है। महाराष्ट्र की 19 सीटें हैं, कर्नाटका की 12 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल की 16 सीटें हैं। तो बाकी जो 3 हैं वो बिल्कुल करेक्टली मैच हैं। लेकिन अगर आप प्रीवियस सीटों के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपका ये जो फर्स्ट दिया गया है ए आंध्र प्रदेश में 18 सीटें, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये प्रीवियस टाइम के अकॉर्डिंग ठीक है। अभी जो प्रेजेंट में आंध्र प्रदेश की सीटें हैं वो हैं राज्यसभा में 11 सीटें। क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर भी आपको एक साइड लिस्ट 1 में राज्य दिए गए हैं और लिस्ट 2 में आपको उन राज्यों की राज्यसभा में कितनी सीटें हैं ये दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्टली मैच है। ऑप्शन सी गुजरात राज्य को जो राज्यसभा में सीटें मिली हैं उनकी संख्या है 11 और जो कर्नाटका को सीटें मिली हैं वह 12 सीटें हैं। केरल को 9 सीटें मिली हुई हैं राज्यसभा में और ओडिशा को मिली हैं 10 सीटें। तो यहाँ पर आपका ये बिल्कुल करेक्टली मैच है ऑप्शन सी। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसे हम यहाँ पर देखेंगे। इसमें बताया गया है कि गुजरात को 11 सीटें मिली हैं, कर्नाटका को 12 सीटें मिली हैं, केरल को 9 सीटें मिली हैं और ओडिशा को मिली हैं 10 सीटें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट मैच है। एक तरफ आपको स्टेट्स दिए गए हैं और दूसरी साइड राज्यसभा में उनकी संख्या।
आंध्र प्रदेश की 18, ओडिशा की 10, तमिलनाडु की 18 और महाराष्ट्र की 19। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, इसका आंसर है 18, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश है उसकी 18 सीटें नहीं हैं। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था कि इनकरेक्ट कौन सा मैच है, तो जो इनकरेक्ट आपका मैच है वह है ऑप्शन ए, क्योंकि आंध्र प्रदेश की 18 सीटें नहीं बल्कि 11 सीटें मिली हुई हैं राज्यसभा में, 11 सीटें। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अविभाजित आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 18 थी, यानी कि जब तक आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उसका बंटवारा नहीं हुआ था, तब तक उनकी सीटें 18 थी। लेकिन अब आंध्र प्रदेश से काटकर जो राज्य बना है उसके बाद में राज्यसभा में उसके लिए सीटें जो निर्धारित की गई हैं वो सिर्फ 11 रह गई हैं, और जो आंध्र प्रदेश से काटकर तेलंगाना बनाया गया है उन्हें बाकी सीटें मिली हैं, यानी कि 7 सीटें तेलंगाना को मिली हैं। बाकी आपके जो अदर ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल करेक्टली मैच हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसे राज्यसभा में सबसे कम सीटें प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर को सबसे कम सीटें राज्यसभा में मिली हुई हैं। दिए गए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में से राज्यसभा के लिए जो निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या है वो इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ को 5 सीटें मिली हैं, हिमाचल प्रदेश को 3 सीटें मिली हैं, झारखंड को 6 सीटें और सबसे कम सीटें मिली हैं आपके जम्मू कश्मीर को 4 सीटें। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यहाँ पर आपको बताना है कि संघीय क्षेत्रों को कौन सा प्रतिनिधित्व प्राप्त है, कहाँ पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों में और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारे संघीय क्षेत्र होते हैं इनको संसद के राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे। संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। राज्यसभा के सदस्यों को अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। जो राज्यसभा होती है इनकी जो अधिकतम सदस्य संख्या होती है वो 250 है। और संघ राज्य क्षेत्र जिसमें दिल्ली को 3 सीटें, पुडुचेरी को 1 सीटें, जम्मू और कश्मीर को 4 सीटें और 4 सीटें को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शेष संघीय क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है। लोकसभा में अधिकतम 20 सीटें संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो संघीय क्षेत्र होते हैं उन्हें संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। संघीय क्षेत्रों में जो आता है जैसे कि दिल्ली को 3 सीटों के लिए प्रतिनिधित्व है, पुडुचेरी का 1 सीट के लिए और जम्मू कश्मीर को 4 सीटों के लिए प्रतिनिधित्व मिला हुआ है राज्यसभा में। और जो बचे हुए संघीय क्षेत्र हैं इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा में जो अधिकतम प्रतिनिधित्व मिला है संघ राज्य क्षेत्रों को, उनकी संख्या है 20। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 2 कथन है और आपको बताना है कौन सा कथन इनमें से सही है। फर्स्ट में बोला गया है कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि सभापति और उपसभापति दोनों ही सदन के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है और जो सभापति होते हैं वह राष्ट्रपति होते हैं, इसलिए वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। सेकंड में बोला गया है कि जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के
निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के मतदान में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड पॉइंट में बोला गया है कि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। संसद के जो दोनों सदनों के सदस्य होते हैं उन्हें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होता है, राइट होता है। तो आपकी ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओनली 2 स्टेटमेंट, यानी कि सिर्फ आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आर्टिकल 89 क्लोज 1 में बोला गया है कि राज्यसभा का सभापति जो कि उपराष्ट्रपति होता है वह सदन का सदस्य नहीं होता है। लेकिन आर्टिकल 89 क्लोज 2 में बोला गया है कि राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वह राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है, इसलिए वह राज्यसभा का सदस्य होता है। तो इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि वहाँ पर बोला गया था कि उपसभापति भी राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है आर्टिकल 54 क्लोज 1 में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक गण में शामिल होते हैं। राष्ट्रपति के लिए जो एक निर्वाचन मंडल होता है जो राष्ट्रपति को इलेक्ट करते हैं, उनके अंदर पार्लियामेंट के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य जो इलेक्टेड सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं, ना कि मनोनीत सदस्य। तो जो लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, वो सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें नॉमिनेट तो राष्ट्रपति ही करते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि आर्टिकल 66 क्लोज 1 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी कि नॉमिनेट भी और इलेक्टेड भी सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह कैसे चूज किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन बी संसद के द्वारा चयनित होता है, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है और ऑप्शन डी राज्य परिषद के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो राज्यसभा होती है उसके जो पदेन अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। संविधान के आर्टिकल 89 क्लोज 1 में ये उल्लेखित है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो जो राज्य के पदेन सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। अतः इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। आर्टिकल 66 क्लोज 1 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर बनने वाले निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 66 क्लोज 1 में बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका निर्वाचन, इनका इलेक्शन पार्लियामेंट के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर होता है। इन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर एक निर्वाचक मंडल बनता है और उसके द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? यहाँ पर आपको बताना है कि संसद के जो दोनों सदन हैं राज्यसभा और लोकसभा, उनमें से कौन सी सभा का अध्यक्ष उस सभा का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन ए राज्यसभा का, ऑप्शन बी लोकसभा का, ऑप्शन सी विधानसभा का और ऑप्शन डी विधान परिषद का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 89 क्लोज 1 में और आर्टिकल 64 में वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आर्टिकल 89 क्लोज 1 और आर्टिकल 64 में बोला गया है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 47, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आपको बताना है कि जो राज्यसभा होती है उसका पदेन सभापति कौन होता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी स्पीकर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। और ये आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं और ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। आर्टिकल 89 क्लोज 1 और आर्टिकल 64 में बताया गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा सदन है, संसद का कौन सा ऐसा सदन है जिनका अध्यक्ष उसी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, गैर सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्य विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह गैर सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ये 4 पर्सनैलिटीज़ दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी वह व्यक्ति जो इस पद के लिए चुना जाता है और ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं और वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50, राज्यसभा के चेयरमैन हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि राज्यसभा के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन ए भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त और ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन अध्यक्ष होते हैं और वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है। अभी एट प्रेजेंट में राज्यसभा के जो सभापति हैं वह कौन है। ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी नज़मा हेपतुल्ला, ऑप्शन सी हामिद अंसारी और ऑप्शन डी प्रतिभा पाटिल। तो यहाँ पर जो आपके चारों के चारों ऑप्शन दिए गए हैं चारों के चारों ही इनकरेक्ट हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 क्लोज 1 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे और राज्यसभा के वर्तमान सभापति वेंकैया नायडू हैं। अभी 2021 में जो राज्यसभा के सभापति हैं वह हैं वेंकैया नायडू। क्वेश्चन नंबर 52, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में और ऑप्शन डी 1953 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 1952 में। जब सबसे पहले हमारी संसद बनी थी तो वह द्विसदनीय नहीं थी, एक सदनीय थी। उस समय राज्यसभा नहीं थी, लेकिन बाद में 1952 राज्यसभा का गठन किया गया था। तो सबसे पहले राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ था। आगे इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संसद 2 सदनों जिसमें राज्यसभा और लोकसभा है तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा जो होती है वह परमानेंट हाउस है, उसका विघटन नहीं होता है। इसके सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है, 250 से अधिक नहीं हो सकती और इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि जो इसके सदस्य होते हैं उनके 1/3 सदस्य को हर 2 साल में रिटायर किया जाता है। और सबसे पहले इसका गठन सर्वप्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। तो जिस समय हमारी संसद बनी थी उस समय राज्यसभा उसका भाग नहीं थी, राज्यसभा को बाद में गठित किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो संसद होती है उसके दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो राज्यसभा का सदस्य होता है लेकिन फिर भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन ए, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो। ऑप्शन बी, राज्यसभा के उपसभापति। ऑप्शन सी, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। ऑप्शन डी, राज्यसभा में सदन का नेता। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हों। कोई भी मंत्री, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का, एक दूसरे की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वह वोटिंग नहीं कर सकते हैं अदर हाउस में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होता है वह लोकसभा की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन वह अदर हाउस में वोटिंग नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। इसमें हमने राज्यसभा के बारे में सभी कुछ अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, सही लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।